हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो भी अब तक पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी जो है मैथ्स को आसान बना सकें। आइए हम डिस्कस कर रहे थे रिलेशंस एंड फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज को। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 अपने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एफ एंड जी बी आर टू आर डिफाइंड रेस्पेक्टिवली बाई, दो फंक्शंस हमें दे रखे हैं एफ एंड जी आर टू आर के अंदर हैं। ये रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स में कैसे डिफाइंड हैं ये। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, लिख लेते हैं नीचे हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड जी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। जी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। अब इसके अंदर आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है f प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ बाई जी। तो इसको हम पार्ट्स कर देते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, हमें f प्लस जी को फाइंड आउट करना है। तो आप लिखिए यहाँ पे f प्लस जी एक्स, इस तरीके से आप लिख दीजिए। तो ये आपका होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपको ऐड कर देना है। एफ एक्स आपका क्या है, एक्स प्लस वन है, जी एक्स आपका क्या है, टू एक्स माइनस थ्री है। इनको आप अगर ऐड करेंगे तो x प्लस टू एक्स आपका बन जाएगा थ्री एक्स एंड वन माइनस थ्री आपका क्या हो जाएगा माइनस टू। तो ये आपका हो गया थ्री एक्स माइनस टू। इसी तरीके से आ जाइए आप सेकेंड पार्ट के अंदर। सेकेंड पार्ट आपका है f माइनस जी एक्स। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो ये आपका क्या बन जाएगा, x प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो x माइनस टू एक्स आप करोगे तो आपको मिलेगा माइनस एक्स और वन माइनस माइनस थ्री, वन प्लस थ्री। तो वन प्लस थ्री आपका कितना बन जाएगा, फोर। तो ये बन गया माइनस एक्स प्लस फोर। तो आइए हम थर्ड पार्ट को भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट आपका क्या है, f बाई जी। तो यहाँ पे लिखिए आप f बाई जी एक्स। तो ये क्या हो गया, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन है, सब्सटीट्यूट कर दीजिए। जी एक्स की वैल्यू क्या है, टू एक्स माइनस थ्री, ये भी आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। आपका आंसर हो गया x प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स माइनस थ्री। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, टू एक्स माइनस थ्री अगर x की वैल्यू आपकी थ्री बाई टू हो जाती है तो ये चीज क्या बन जाएगी, आपकी जीरो बन जाएगी। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि x इज नॉट इक्वल टू थ्री बाई टू, ये आपको लिखना है x इज नॉट इक्वल टू थ्री बाई टू। बाकी आंसर आपका यही होगा कि x प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स माइनस थ्री। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसको हमने किया है f प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ बाई जी को हमने फाइंड आउट किया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एक फंक्शन आपको दिया गया है f इज इक्वल टू, ऑर्डर्ड पेयर्स इसके अंदर दे रखे हैं। तो हम सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को लिख लेते हैं। पहला है 1, 1, 2, 3, 2, 3, 0, माइनस 1, 0, माइनस 1 एंड माइनस 1, माइनस 3।
-1, -3। तो इतने एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास इस फंक्शन f के अंदर दे रखे हैं। बी ए फंक्शन फ्रॉम z to z डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू ax प्लस b फॉर सम इंटीजर्स a एंड b, डिटरमाइन a एंड b। यहाँ पे फंक्शन कैसे डिफाइंड है आपका, fx इज इक्वल टू ax प्लस b। इसी fx को मैं y भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू ax प्लस b, और हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। अब इस फंक्शन के अंदर जितने भी आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे 1 1 है, 2 3 है, 0 -1 है, ये सारे की सारे क्या करते हैं, इस फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं। तो जो भी दो नंबर्स आपको, दो एलिमेंट्स आपको आसान लगते हैं वो आप ले लीजिए और x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x की वैल्यू होती है और जो दूसरा ऑर्डर पेयर होता है वो y की वैल्यू होती है। तो ये दो कोई भी पेयर लेके आप दो इक्वेशंस बना लीजिए और उनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए। तो पहला तो मैं ले लेता हूँ 1 1। अगर मैं 1 1 को रखता हूँ इसका मतलब क्या हो गया, y की वैल्यू मैंने 1 रखी और x की भी वैल्यू मैंने 1 रखी। तो x की वैल्यू 1 रखने से ये a प्लस b बन जाएगा। तो ये एक इक्वेशन मैंने बनाई। अब दूसरी इक्वेशन मुझे बनानी है तो मैं 0, -1 ले लेता हूँ क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो 0 किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई, -1 किसकी वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई। तो -1 इज इक्वल टू 0 प्लस b, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, तो b की वैल्यू तो डायरेक्टली हमें मिल ही रही है, b इज इक्वल टू -1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो 1 इज इक्वल टू a -1, या इससे मुझे क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1। a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -1। तो इसके साथ ही जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 9 को। मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कर रहे हैं रिलेशंस फंक्शंस की। तो यहाँ लिख लीजिए रिलेशंस एंड फंक्शंस, मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम 9 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम n टू n। R एक रिलेशन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, R इज ए रिलेशन फ्रॉम n टू n, डिफाइंड बाई R इज इक्वल टू, कैसे ये डिफाइंड है इसको भी हम लिख दे रहे हैं, R इज इक्वल टू a, b such that ab belongs to n, a, b such that ab belongs to n and a is equal to b square and a is equal to b square। तो इस तरीके से आपका ये रिलेशन डिफाइंड है। अब इसके अंदर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या नहीं हैं, और हमें इसको जस्टिफाई भी करना है। अब आप आइए पहला पार्ट, a, a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। क्या दे रखा है ये, a, a बिलोंग्स टू r मतलब रिलेशन फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स के लिए a, a जो है r के अंदर होना चाहिए। a, a r के अंदर होना चाहिए मतलब क्या हो गया,
ये वाली जो डेफिनेशन है a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए 1,1 के लिए, 2,2 के लिए, 3,3 के लिए। अगर आप 1,1 देखते हो तो 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन अगर मैं 2,2 देखता हूं तो आप लिखिए यहाँ पे 2,2 बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है उसको हमें जस्टिफाई करना है। तो हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, एज 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये पहला 2 किसके लिए है, ए के लिए है, और ये 2 स्क्वायर किसके लिए है, बी के लिए है, दूसरे वाले 2 के लिए है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। अगर ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो जाता तो ऐसी रिलेशंस को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, जिसको हम क्लास 12 के अंदर डिस्कस करेंगे। आइए इसी का सेकंड पार्ट क्या है। इसका सेकंड पार्ट है a, b belongs to R, a, b belongs to R implies b, a belongs to R। अगर ये चीज ट्रू हो जाती है तो ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, और ये सिमेट्रिक रिलेशन को भी हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अब आप देखिए ये चीज ट्रू है या नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 4,2 बिलोंग्स टू R। अब आप पूछेंगे क्यों, तो इसका रीजन है एज 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये तो क्लियर है, 4 इज इक्वल टू 4 हो गया, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये मैंने लिखा a, b बिलोंग्स टू R, बट 2,4 डज नॉट बिलोंग्स टू R। उसका रिवर्स करके भी देखना है, वो भी ट्रू आ जाता है तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। 2,4 क्या हो जाएगा, एज 2 इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर। 2 जो है 4 स्क्वायर के इक्वल नहीं है, 4 स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो ये वाला भी आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। आइए अब हम तीसरे पार्ट में भी चलते हैं। तीसरा पार्ट इसका है a, b belongs to R, a, b belongs to R, b, c belongs to R implies a, c belongs to R। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट सही होता है तो उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं, और ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में हम अगली क्लास में, क्लास 12 के अंदर इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इसी को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। इसके लिए मुझे पहले दो पेयर बनाने होंगे, a, b और b, c, जो कि ट्रू हो, जो कि R के अंदर हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 16,4 बिलोंग्स टू R, और एक मैं लिख देता हूं 4,2 बिलोंग्स टू R। क्यों, क्योंकि 16 4 स्क्वायर के इक्वल है, एंड 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। बट अब a, c का क्या मतलब हो गया, 16,2, a की वैल्यू 16 है, c की वैल्यू 2 है। बट 16,2 does not belongs to R, as 16 is not equal to 2 square। तो ये भी रिलेशन आपका क्या हो गया, ये भी आपका फॉल्स हो गया। तो तीनों का ही आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया, जिसको हमने प्रॉपर एग्जांपल के साथ जस्टिफाई कर दिया है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4। एक सेट a दे दिया है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ये a के एलिमेंट्स हैं। b एक सेट दूसरा हमें बना के दिया गया है, b के अंदर एलिमेंट्स हैं आपके 1 5 9 11 15 16, 1 5 9 11 15 16।
11, 15, 16 ये बी के अंदर एलिमेंट्स हैं। अब एक यहाँ पर f इज इक्वल टू लिखा गया है, अब ये देखना है कि रिलेशन है या फंक्शन है। f इज इक्वल टू 1,5, 2,9, 3,1, 3,1, 4,5, 2,11। तो इतने ऑर्डर्ड पेयर्स, इतने एलिमेंट्स f के अंदर हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आर द फॉलोइंग ट्रू। पहला पार्ट है f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। f is a relation, f is a relation from a to b। अब रिलेशन क्या होता है? कोई भी a क्रॉस b का सबसेट होगा तो वो रिलेशन होगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो ऑर्डर पेयर्स दे रखे हैं हमें, उसके अंदर पहला एलिमेंट a से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेट b से होना चाहिए। So all ordered pairs contain first entry from set A and second entry from set B। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे जो मैंने जस्टिफाई किया है, या इसको दूसरे शब्दों में हम ये लिख सकते हैं कि F is subset of A cross B, subset of A cross B। So this implies F is a relation, F is a relation from A to B। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या है? f इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B। पहला पार्ट रिलेशन का था जो कि ट्रू हो गया है, ये रिलेशन है ये। अब दूसरा पार्ट इसका है f इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। अब फंक्शन के लिए आप देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, 1,5 दे रखा है। इसका मतलब हो गया कि 1 की इमेज क्या है, 5 है। और इसी तरीके से आप ये देखिए इसके अंदर 2 की इमेज क्या है, 9 है। और 3 की इमेज क्या है, 1 है। 4 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 1 है। तो इसके अंदर 2,9 और 2,1। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे f ऑफ 2 कितना हो गया, 9 भी हो गया, और f ऑफ 2 कितना हो गया, 11 भी हो गया। तो 2 की 2 इमेजेस हो गई हैं। 2 हैज 2 इमेजेस, 9 and 11, 9 and 11। This implies f is not a function। इसीलिए f जो है फंक्शन नहीं है। अगर किसी भी एलिमेंट की 2 इमेजेस बन जाती हैं तो वो फंक्शन नहीं होता है। आइए अब हमारे पास लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस कर लेते हैं। हम ये चैप्टर कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसको लिख लेते हैं पहले, रिलेशंस एंड फंक्शंस, मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z। z क्या होता है, इंटीजर होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। z क्रॉस z का f एक सबसेट है। डिफाइंड बाय f इज इक्वल टू, आप लिखिए f क्या है आपका, f इज इक्वल टू a कॉमा b, ए बी कॉमा a प्लस b। इस तरीके से दिया हुआ है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड। ए और बी किसके एलिमेंट्स हैं, जेड के एलिमेंट्स हैं, इंटीजर्स हैं ए एंड बी। इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें ये बताना है कि इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, इज एफ अ फंक्शन
फ्रॉम Z to Z, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसके लिए अब हमें कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा। तो हम किस तरीके से इसको देखें, आप सबसे पहले तो लिख लीजिए f ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमें दे रखा है। ए बी कॉमा ए प्लस बी का क्या मतलब हो गया, f ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। आइए मैं कोई भी एक इंटीजर ले लेता हूं अपने मन से। मैंने लिया यहाँ पे f ऑफ 6। इस f ऑफ 6 को मैं लिख सकता हूं f ऑफ 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 का मतलब क्या हो गया, a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से f ऑफ 6 को एक मिनट आप होल्ड करिएगा। तो हम इस f ऑफ 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ 6 को हम 6 इंटू 1 भी लिख सकते हैं या 1 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, f ऑफ 1 इंटू 6। तो इससे क्या आंसर मुझे मिलेगा, 1 प्लस 6। तो कितना आ गया, ये 7 आ गया। तो 6 की कितनी इमेजेस हो गई, 2 इमेज हो गई, 5 और 7। 6 हैज 2 images, 5 and 7. This implies f is not a function. हमें जस्टिफाई करना था तो इस एग्जांपल से हमने जस्टिफाई कर दिया है। f is not a function। अगर हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज आती, यूनिक इमेज आती, उस केस के अंदर f फंक्शन बन सकता था। तो हमें कोई ऐसी एग्जांपल सेलेक्ट करनी थी जिसकी 2 इमेजेस आ गई। आप कोई दूसरे नंबर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो, आप दूसरी एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। आइए हम लास्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसके अंदर हमें एक सेट A दे रखा है। A क्या दे रखा है आपको, A के अंदर एलिमेंट्स हैं 9, 10, 11, 12, 13। 9, 10, 11, 12, 13 इतने एलिमेंट सेट A के अंदर हैं। एंड लेट f इज फ्रॉम A टू N डिफाइंड बाई, f क्या है, f इज फ्रॉम A टू N डिफाइंड बाई fn इज इक्वल टू highest prime factor of n, highest prime factor of n, find the range of n। तो आपको इन सब के इमेजेस निकालने हैं। f of 9 मुझे निकालना है। 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 ही बनेंगे। 3 इंटू 3 9 होता है। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ f ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से आप लिखिए f ऑफ 10। 10 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे क्या आएगा, 2 और 5। 2 इंटू 5 इज 10। तो हाईएस्ट क्या हो गया, 5 हो गया। तो 10 की इमेज क्या आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। इसी तरीके से f ऑफ 11, 11 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो यही हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो गया। f ऑफ 11 आपको मिल जाएगा 11। अब आप आइए f ऑफ 12। f ऑफ 12 क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 12 होता है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 12 होता है। तो f ऑफ 12 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये भी 3 होनी चाहिए। इसके अंदर हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आपका क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। इसके बाद आपका है 13। 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो यही हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो गया। तो अब ये जितनी भी इमेजेस हमें मिली हुई हैं, जैसे 9 की इमेज हमें 3 मिली हुई है, और ये 5 मिली हुई है 10 की इमेज, 11 की इमेज 11 मिली हुई है, और 13 की इमेज 13 मिली हुई है, और 12 की इमेज 3 मिली हुई है। ये सारे नंबर्स हमारे किसके अंदर आ जाएंगे,
रेंज के अंदर आ जाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम रेंज लिखते हैं या कोई भी सेट हम लिखते हैं तो उसके अंदर एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, 5, 11 एंड 13। तो ये रेंज हो गई इस फंक्शन के लिए। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 2 रिलेशंस फंक्शंस की पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई है तो आप अपने इस YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उसको आप इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान बना सकें और एंजॉय कर सकें। इसके साथ ही हम आज की इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम अपना नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की शुरुआत करेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।